जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग विज्ञान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग फिजिक्स में तरंग यानी वेव टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में हमने प्रकाश के बारे में डिटेल से पढ़ाया था, जिसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे ताकि आप उस वीडियो को आसानी से देख सकें। मेरी सभी क्लासों में एनसीईआरटी बुक को एनालिसिस किया जाता है। उस टॉपिक को एनालिसिस करने के बाद इस पीडीएफ में इस वीडियो में सम्मिलित करते हैं ताकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से टेकल कर पाएँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नोट्स जिस तरीके से हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, रिवीजन नोट्स के तौर पे आप वीडियो के नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को बहुत बेहतर ढंग से। तो जो लोग वीडियो पे नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि फिजिक्स में जिस तरीके से हमने आपको सिलेबस दिया था कि फिजिक्स में हमें क्या सिलेबस पढ़ना होता है, इसी तरीके से बायोलॉजी का हमने बताया था और एक पीडीएफ आपको हमने प्रोवाइड कराई थी जिसमें से पूरा जो विज्ञान सेक्शन में जो हमें टॉपिक पढ़ने होते हैं वो सारा सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दिया था। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, तो पूरा सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिएगा विज्ञान का, साइंस का। और इसके अलावा फिजिक्स में हमने आपको सिलेबस पहले भी दे दिया था, इस बार भी दे देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया था प्रकाश, इस टॉपिक को क्लियर कर दिया था। आज डिस्कस करेंगे हम लोग तरंग के बारे में। ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको पहले डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं तरंग। तो दोस्तों समझते हैं तरंग क्या है। तो तरंग का मतलब होता है, देख लेते हैं हम लोग डेफिनेशन। तरंग का मतलब है बस एक माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण, जिसके माध्यम से कण वास्तव में गति नहीं करते लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान हो जाता है। कहने का मतलब जैसे जल में आपने कोई कंकड़ माला, तो कंकड़ जब आपने जल में फेंका तो उसमें कण उसके वहीं पे हैं लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण आपको दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है जैसे एक डिस्टरबेंस, एक कंपन उत्पन्न हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं, तरंग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये टावर में और इस तरीके से जल में, सब आपको उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं इनके हम लोग प्रकार के बारे में कि तरंगों के प्रकार क्या होते हैं, तरंगों के प्रकार, कितने प्रकार की तरंगें होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि तरंगें दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं यांत्रिक तरंगें, दूसरी होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें। इन्हीं चीज़ को हमें समझना है बारी बारी से कि सबसे पहले देखते हैं यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं। तो इनके संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, यानी इनके संचरण में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों में इनके संचरण करने में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सबसे पहले आपने ये अंतर समझ लिया यांत्रिक तरंग और विद्युत चुम्बकीय तरंग में। अब यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में देख लेते हैं तो गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो और प्रकाश तरंगें आती हैं। अभी आप प्रकाश तरंगें पढ़ रहे हैं किसमें, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में, लेकिन अभी इस प्रकाश तरंग को हम आपको पढ़ाएंगे अनुप्रस्थ तरंग में। क्यों? क्योंकि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग भी हो सकती है, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंग भी हो सकती है। कौन सी? अनुप्रस्थ तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी हो सकती हैं। उसका एक सीधा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, प्रकाश किरण। इसी से यही एक अपवाद है और इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अपवाद से आपको क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है। आपको याद क्या करना है कि तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक होता है यांत्रिक, दूसरा होता है विद्युत चुम्बकीय। यांत्रिक दो तरफ की होती हैं, एक होती है अनुप्रस्थ, दूसरी होती है अनुदैर्ध्य। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों में गामा, यक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो और प्रकाश तरंगे होती हैं, जिसमें से प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का भी उदाहरण है। क्यों? क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग हो सकती हैं। ये बात आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं, हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यांत्रिक तरंग। यांत्रिक में पहले अनुप्रस्थ फिर अनुदैर्ध्य तरंग को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यांत्रिक तरंग।
तो यांत्रिक तरंग ऐसी तरंग जिनके संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ये बात हमने आपको ऊपर बता दी थी, वही परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब ये दो प्रकार की बताई, एक होती है अनुप्रस्थ, दूसरी होती है अनुदैर्ध्य। तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, इन दोनों को हम सिमिलर तौर पे पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन के तौर पे। जैसे अनुप्रस्थ तरंग ये कण के चलने की दिशा के लंबवत काम करती हैं और ये कण के चलने की दिशा के समानांतर काम करती हैं। लंबवत का मतलब ये ऐसे चलेंगे और समानांतर का मतलब इस तरीके से इनकी गति होगी, समान चलेंगी। तो बात समझ में आ गई। दूसरी, यह ठोस और द्रव में चलती हैं, लेकिन ये ठोस द्रव गैस तीनों माध्यम में चलती हैं। ये ठोस और द्रव में चलती हैं, ये ठोस द्रव तीनों माध्यम में चलती हैं। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद करने हैं। देखो यही पॉइंट निकल के आ गया। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हो सकती हैं, उसके उदाहरण में आपको लिखा है प्रकाश तरंगें। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हो सकती हैं। कौन? अनुप्रस्थ तरंगें। उदाहरण उसका क्या है? तो प्रकाश तरंगें। अब आगे देख लेते हैं। इतनी तो डिफिनीशन हमें पता चल गई। ये देखो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे समझाया गया है कि ये उदाहरण है। ठीक है, स्प्रिंग को लिया। स्प्रिंग को जब आप इस तरीके से आप फेंकेंगे तो स्प्रिंग में इस तरीके से कुछ मोशन आपको दिखाई देगा। ठीक है, मोशन आपको दिखाई देगा, तो ये अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अगर स्प्रिंग को सीधे आप डायरेक्टली इस तरीके से फोर्स लगाएंगे तो समानांतर चलती हुई दिखाई देगी इस तरीके से, तो यह अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ठीक है, यह श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं, लेकिन यह संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं। तो श्रृंग का मतलब ये जो ऊपर वाला पीक पॉइंट है ये कहलाता है श्रृंग, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये कहलाता है गर्त। इसको याद रखिएगा, ये कहलाता है गर्त। और संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं। तो ये जो संपीड़न हो गया, ये संपीड़न का पार्ट है, और जो विरलन का मतलब है जहाँ पे तरंग के कण दूर दूर है, वो विरलन का पार्ट हो गया। तो बात आप समझ गए होंगे कि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग में क्या मुख्य रूप से अंतर है। अब उदाहरण से ही इनसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको उदाहरण अच्छे से इनके याद रखने हैं। जैसे अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण में डायरेक्ट क्वेश्चन यही से पूछता है कि तनी डोरी में उत्पन्न तरंग कौन सी होगी? तो अनुप्रस्थ तरंग होगी। पानी की सतह पे उत्पन्न तरंग कौन सी होगी? तो अनुप्रस्थ तरंग होगी। ये आप उदाहरण में देख सकते हैं। और गिटार या सितार या वीणा में कौन तरंग होगी? तो अनुप्रस्थ तरंग होगी। जैसे पानी पे हमने बात करी तो इस तरीके से ये गमन करेगी ना, तो ये हो जाता है अनुप्रस्थ। और गिटार को जब आप बजाएंगे तो जब आप उसकी डोरी को छोड़ते हैं तो कुछ इस तरीके से मूव करती है, तो यह भी एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अभी हमने बताया प्रकाश तरंगे। तो जब प्रकाश गमन करता है, प्रकाश के किरणें गमन करती हैं, तो वो इस तरीके से इस मोशन में गमन करती हैं, लेकिन हमें दिखाई कैसे देती हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई देती हैं। तो आपको इनके उदाहरण अच्छे से तैयार करने हैं। अब देख लेते हैं अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण। इनमें ध्वनि तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे, भूकंपीय तरंगों में पी तरंग की जो तरंग होंगी वो कौन सी होंगी? अनुदैर्ध्य तरंगे होंगी। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि तरंगे आप देखेंगे तो आपने जैसे साउंड करा, आपने कुछ बोला, तो आप फिर अगर साउंड हुई और आपने उस चीज़ को सुनने का प्रयास किया, तो आप देख सकते हो कि वो तरंग कैसे समानांतर क्रम में परफॉर्मेंस कर रही है। ठीक है, इसी तरीके से स्प्रिंग में अगर आप इस तरीके से हाथ लगा के उसको मूव करेंगे तो वो समांतर क्रम में मूव करेगी। और जैसे सुनामी की जो तरंग है, ये भूकंपीय तरंगों में बताया, तो पी तरंगे इसका मुख्य रूप से उदाहरण है। ठीक है, तो ये बात समझ में आपके अच्छे से आ गई होगी कि तरंगों के प्रकार में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम लोग देख लेते हैं, ऊपर आपने सबसे पहले समझा कि अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगों में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, यांत्रिक तरंगों में दो पार्ट, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य को समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे, जिनमें एक एक के उदाहरण जहां से क्वेश्चन पूछा गया है, जो इम्पोर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जिनसे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए, उन सब को हमने यहाँ पे लिखा है। तो आप ज़्यादा डाटा के चक्कर में मत पड़िए, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सब हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी, दृश्य और रक्त, इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो क्या होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे? सबसे पहले हम लोग इनके बारे में समझ लेते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं।
तो इनके संचरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये पॉइंट आपने समझ लिया। और यांत्रिक तरंगों में क्या बताया कि इनके गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ये निर्वात में भी गमन कर सकते हैं या निर्वात में भी चल सकती हैं। ये तरंगें उदासीन होती हैं, इनके पास ऊर्जा और संवेग दोनों होता है। तो ये 3-4 पॉइंट आपको विद्युत चुम्बकीय तरंगों को अच्छे से याद करने हैं। उदाहरण के तौर पे वही जो आपको बताया, गामा किरणें, एक्स किरणें, किरणें बोल दो या तरंग बोल दो, बात एक ही है। आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत रहना कि कहीं पर सर किरणें बोल रहे हैं, कहीं पे तरंगे बोल रहे हैं, तो दोनों में अंतर तो नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किरणें बोल दो या तरंग बोल दो, दोनों का मतलब एक ही निकल के आता है। ठीक है। तो और पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो और प्रकाश तरंगे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ये इनके उदाहरण है किनके, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के। और प्रकाश किरणों को हमने बताया कि यह अनुप्रस्थ तरंग का भी उदाहरण है। क्यों? क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग की एक शर्त है कि अनुप्रस्थ तरंग में विद्युत चुम्बकीय तरंगें भी शामिल हो सकती हैं। उसमें से प्रकाश तरंग जो है वह इसका एक मुख्य उदाहरण है। आगे देख लेते हैं हम लोग कि नोट में एक चीज आप समझ लो, कुछ शब्दावली पूछ ली जाती है, जैसे आयाम क्या है, आवृत्ति क्या है और तरंग दैर्ध्य क्या है। तो एक ही उदाहरण से आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे यह कोई तरंग थी, इसने इस तरीके से मूव करा, तो उसमें जो ये ऊंचाई होगी वो जो जिसको सरंग बोलते हैं वही आयाम होगी। जो तरंग की ऊंचाई क्या कहलाएगी, आयाम कहलाएगी। कितनी तरंगें एक साथ गमन कर रही हैं वो उसकी आवृत्ति कहलाएगी। तरंग दैर्ध्य क्या कहलाएगी, तरंग की लंबाई, यानी कि कहाँ तक तरंग ने गमन किया या कहाँ तक तरंग चली वह उसकी क्या कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। तो नॉर्मल सी परिभाषा थी, नॉर्मल सी चीजें थी, आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब समझ लेते हैं तरंगों का क्रम, इस जगह समझ लेते हैं। सबसे पहले तरंगों का क्रम, ये VVI इसको लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन कई बार UBPCS और RO में पूछा गया है। जैसे तरंग दैर्ध्य के हिसाब से पूछता है तरंगों का क्रम। कौन सी तरंगे, वही तरंगे जो आपने प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों में आपने पढ़ा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में पढ़ा, जैसे रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, दृश्य तरंग, पराबैंगनी, एक्स और गामा किरणें। इस तरीके से तो हमने इनको इस सीक्वेंस में लिखा हुआ है। यानी कि जो रेडियो तरंग है इसकी ये तरंग किरण सबसे लंबी तरंग किरण होगी, सबसे लंबी तरंग किरण होगी। तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो रेडियो किरण की, रेडियो किरण की सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगी। क्यों? तरंग दैर्ध्य की हमने परिभाषा क्या बताई कि वह दूरी जहां तक तरंग चली है, जहां तक मान लो यहां से इस तरीके से अगर मूव कराया जाए, यह कोई तरंग थी तो तरंग यहां से लेकर के यहां तक गई, तो यह इसकी क्या कहलाई, तरंग दैर्ध्य कहलाई, तरंग दैर्ध्य कहलाई। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो तरंग लंबी कौन सी होती है, तो रेडियो तरंग होती है। तो इसलिए इसको यह कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि तरंग दैर्ध्य भी इसकी सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद सबसे कम किसकी होगी, या सबसे छोटी कौन सी है, तो गामा किरणें हैं, गामा किरणें हैं। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये हमने सीक्वेंस जो लिखा है वो इस तरफ लिखा हुआ है। यानी कि अगर सबसे नीचे देखा जाए तो गामा किरणें, इसके बाद एक्स किरणें, इसके बाद पराबैंगनी, इसके बाद दृश्य, इसके बाद अवरक्त, इसके बाद सूक्ष्म, और जो सबसे बड़ी होगी तरंग दैर्ध्य वो किसकी होगी, रेडियो किरणों की होगी। तो ये बात आई होप कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब आवृत्ति के हिसाब से देख लेते हैं। आपको ये बात दिमाग में सेट करनी है कि तरंग दैर्ध्य के हिसाब से लिखा है और ये लिखा है हमने आवृत्ति के हिसाब से। अब इसमें सीक्वेंस हमने इस तरफ से डाला हुआ है, ठीक है, आवृत्ति के हिसाब से। तो इसमें जो आप देख सकते हैं कि आवृत्ति के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो रेडियो किरणों की आवृत्ति होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। रेडियो किरणों की आवृत्ति सबसे कम होगी और सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो गामा किरणों की आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। सीधी सी बात है, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी उसकी आवृत्ति सबसे कम होगी, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणों का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है और इससे किस तरीके से एग्जाम्पल बनाए जाते हैं। जैसे इनका प्रयोग CCTV में किया जाता है, रिमोट कंट्रोल में किया जाता है, टीवी टावर या मोबाइल टावर में भी इनका प्रयोग किया जाता है, राष्ट्र दृष्टि उपकरण में या नाइट विजन में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे CCTV कैमरे से जो रेज निकलती हैं, जो किरणें निकलती हैं वो कौन सी होती हैं, तो अवरक्त किरणें होती हैं।
जो मोबाइल टावर या फिर टीवी टावर होते हैं उनसे जो रेज निकलती है, ठीक है, वो कौन से होते हैं, तो वो होती हैं अवरक्त किरणें। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एक उदाहरण से पूछता है, तो आपको ये चीज़ें आपको बिल्कुल उदाहरण से इसी तरीके से तैयार रखनी है। अब देख लेते हैं हम लोग रेडियो तरंगे। तो रेडियो तरंगों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो रेडियो तरंगों का उपयोग रेडियो प्रसारण में किया जाता है, टेलीविज़न में किया जाता है और रडार में किया जाता है। रडार में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, जैसे कोई प्लेन वगैरह होता है तो उसकी लोकेशन, उसकी स्थिति, उसकी जाने की दिशा का निर्धारण जो किया जाता है वो किन किरणों के द्वारा किया जाता है, तो रेडियो किरणों के द्वारा ही किया जाता है। जो टेलीविज़न में जो किरणें उत्पन्न होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो वो रेडियो तरंगें होती हैं, जिससे हमारा टेलीविज़न कनेक्ट रहता है या रेडियो प्रसारण होता है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं एक्स तरंगे यानी एक्स किरणें। तो एक्स किरणों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है सीटी स्कैन में किया जाता है, हड्डी दांत के जांच के लिए किया जाता है, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों में जो यात्रियों का सामान चेक किया जाता है, जो उनका लगेज चेक किया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा जब आप हवाई अड्डा या रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो आपका सामान एक ट्रॉली में रखा दिया जाता है और वो खिसकती हुई आगे की तरफ जाती है, तो उसको कोई स्कैन कर रहा होता है। ठीक है, तो उन स्कैन के समय जो रेस प्रयोग की जाती हैं वो कौन सी होती हैं, तो एक्स रेज होती हैं, एक्स तरंगे, एक्स किरणें होती हैं। सीटी स्कैन में आप अच्छे से जानते हैं, सीटी स्कैन में भी इन्हीं तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ये देख सकते हैं आप कि जैसे कि एक्सरे वगैरह, ये देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं कि स्कैन करा गया है इसको, तो इस तरीके से उसका एक्सरे निकल के आया है, तो इसमें भी आपका कौन सी एक्स तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ज़्यादातर जो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तरंगों से अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में डायरेक्ट उदाहरण, इसके अलावा ये जितने भी हमने आपको उदाहरण बताए हैं उनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है कि आपको उदाहरण ही इनके याद करने हैं, उदाहरण ही आपको तैयार करने हैं, ताकि क्वेश्चन जब भी आए आप उसको आसानी से टेकल कर पाओ और आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो पाए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कम से कम एक बार शेयर करिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जितने वीडियो हम डालेंगे चैनल पे सारे आपको समय से उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अब हम लोग आगे अगला टॉपिक जो भी होगा इम्पोर्टेंट उसको हम लोग यहाँ पे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय